Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Indian Economy on the Eve of Independence. और आज हम करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन फॉर्म में देखें तो एग्रीकल्चर जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बैकवर्ड था और स्टेग्नेशन भी उस टाइम पे प्रेजेंट थी। तो अब वो कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जिससे कि क्लियर हो रहा है कि एग्रीकल्चर में कमियां थी, तो वो पॉइंट आज हम समझेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो टोटल प्रोडक्शन था वो लो था, प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर लैंड जो प्रोडक्शन होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी लो थी। रीजन क्या था? क्योंकि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे और ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट नहीं करा कि वो एग्रीकल्चर को डेवलप करें, तो इसी वजह से प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन भी लो था और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी लो थी। सेकेंड पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इम्प्लाइज इन टर्म्स ऑफ कि जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंडेंट था रेनफॉल पर, क्योंकि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे नहीं। अब गुड रेनफॉल हो जाता है। गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट एंड बैड रेनफॉल इम्प्लाइड बैड आउटपुट। तो वही बात है कि बारिश पर जो है डिपेंडेंस है, रेनफॉल हो रहा है तो ठीक है प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, रेनफॉल अगर नहीं हो पाया तो फिर प्रोडक्शन भी बेकार होगा। तो अनसर्टेनिटीज हैं और कुछ भी क्लियर नहीं है पहले से, तो ये भी एक तरीके से जो है एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्लियर हो रही है इससे कि एग्रीकल्चर कैसा है, बैकवर्ड है, पिछड़ापन है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। अब इसमें एक टर्म है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स कि जो फार्मर्स हैं जब वो फार्मिंग कर रहे हैं और मेन पर्पस क्या है, फैमिली नीड्स को पूरा करना, तो वो फार्मिंग कैसी होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या हो रहा है कि जैसे फार्मर्स का मेन एम है कि जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप्स को अगर ग्रो कर रहे हैं तो फर्स्टली फैमिली नीड्स को पूरा कर रहे हैं। फिर मार्केट में अगर सॉल्व भी करना है तो जो सरप्लस होता था ना, सरप्लस वो काफी कम बचता था। सरप्लस होगा एक्स्ट्रा, तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो काफी कम बच रहा है मार्केट में, तो जो फार्मर है वो सेल बहुत ही कम कर रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट भी नहीं है। तो वही बात आ गई कि यहाँ पर जो फार्मर्स का आउटलुक था वो कमर्शियल आउटलुक नहीं था। मीन्स फार्मर मेनली मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। फार्मर्स मेनली जो है अगर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो मेन एम क्या है कि फैमिली नीड्स को पूरा करना। तो इसलिए जो फार्मर्स है वो ज्यादातर प्रोडक्शन करते थे ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का, जिससे कि वो उसका सेल्फ कंजप्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इससे फिर, गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। एक गल्फ, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमेशा प्रेजेंट रहती थी बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ऑनर ऑफ द सॉइल कौन थे? ऑनर्स ऑफ द सॉइल वर जमींदार्स। जमींदार जो थे वो रियल ऑनर ऑफ सॉइल थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द लैंड, मीन्स फार्मर्स की बात हो रही है। तो अब क्या क्या सिस्टम चलता था कि जो जमींदार थे उनका हमेशा ये एम रहता था कि वो अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करें। वो ये नहीं सोचते थे जमींदार की जो ऑनर है, लैंड का जो ऑनर है जमींदार, वो ये नहीं सोच रहा कि चलो थोड़ा लैंड को भी डेवलप कर दें, थोड़ा कॉस्ट में भी शेयरिंग कर दें। हमेशा मतलब जो यहाँ पर जमींदार है उसका मेन एम है अपनी रेंटल इनकम को बढ़ाना, फार्मर से बस क्या है इनकम लेना, फार्मर्स से पैसे लेना, उनके लिए कोई वो हेल्प नहीं करे। फार्मर्स की जैसे थोड़ी हेल्प कर दी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी शेयरिंग दे दी, ऐसा नहीं होता था। फार्मर्स जो है वो अब क्या कर रहे थे, फार्मर्स और ज्यादा मतलब उनकी जो कंडीशन है वो वर्स होती गई। फार्मर्स बिल्कुल डेट के जो है मतलब चक्कर में फंसते चले गए, एक विशियस सर्कल बन गया, क्योंकि फार्मर्स तो बस यही था कि प्रोडक्शन जो भी करें, जो भी आउटपुट आ रहे हैं उनके पास, वो रेंट की फॉर्म में, लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में किसको दे रहे हैं, ऑनर को, जमींदार को। तो फार्मर के पास तो जो है कुछ मतलब बचता ही नहीं था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि मतलब इससे भी क्या चीजें क्लियर हो रही हैं कि जब फार्मर के पास ही जो है पैसे नहीं बच रहे, फार्मर के पास ही इनकम नहीं हो पा रही, तो एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर फार्मर के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच पा रहा,
तो ये भी एक पॉइंट है जिससे क्लियर हो रहा है कि एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन थी और बैकवर्ड भी था ये। नेक्स्ट फिर पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स हैं, जो लैंड साइज था वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी लैंड, और साथ ही साथ फ्रेगमेंटेड होता है, एक पीस इधर एक पीस उधर। तो एक तरीके से मतलब जैसे हम बोल सकते हैं जो फैली हुई लैंड है, जो एक प्लेस पर नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, तो लैंड ऐसी थी, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड। अब स्मॉल लैंड का क्या इम्प्लीकेशन होता है, इससे क्लियर हो रहा है कि जो लैंड है वो अनइकोनॉमिक है, मीन्स इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बड़े लेवल पे काम करेंगे, बड़ा लैंड साइज होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बट वही बात आ गई ना, स्मॉल पीसेस पे काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे मीन्स ऑफ मैकेनाइजेशन भी नहीं हो सकता, तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, अनइकोनॉमिक है। तो इससे भी, इसी वजह से भी एग्रीकल्चर फिर डेवलप नहीं हो पाया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडिया पर, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक यूनिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, एंड दिस सिस्टम इज नॉन एज जमींदारी सिस्टम। इसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में क्या था, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, इसमें आते हैं जमींदार्स और एक आ जाते हैं इसमें फार्मर्स, और एक है यहाँ पर हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तीन यहाँ पे जो है तीन पर्सन्स हो गए, तीन पॉइंट हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जमींदार्स है और फार्मर्स है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जमींदार्स को। जमींदार्स क्या है, वो ऑनर है किसके, सॉइल के, ऑनर है लैंड के। और फिर जो जमींदार्स हैं वो अपनी लैंड को रेंट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फार्मर्स को। तो फिर अब यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आता है कि जब जमींदार्स जो है अपनी लैंड को रेंट पे दे रहे हैं, टिलर्स ऑफ सॉइल को, फार्मर्स को, तो वो क्या करेंगे, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से। और जमींदार्स को जो है मतलब क्या था, बोला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि फिक्स्ड सम कलेक्ट करो लैंड रिवेन्यू का फार्मर्स से, और फिर उसे सबमिट करवाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और अब इसमें क्या पॉइंट निकल के आया कि ब्रिटिशर्स ने तो मतलब फिक्स सम कलेक्ट करने के लिए बोला था जमींदार्स को, बट जो जमींदार थे वो एक क्या करते थे, वो फ्रिक्वेंटली जो है वो लैंड रिवेन्यू का रेट इंक्रीज करते गए, वो अपना बेनिफिट भी देख रहे थे, वो हद से ज्यादा वसूल लेते थे, किससे, फार्मर्स से। तो इससे क्या हुआ कि लैंड रिवेन्यू, अब ज्यादा से ज्यादा लैंड रिवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। अब फार्मर का जो भी इनकम हो रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, वो सारा किसको दे रहे हैं, जमींदार्स को। तो फार्मर के पास तो कुछ नहीं बच रहा। तो फार्मर की सिचुएशन कैसी हो गई, एकदम वर्स हो गई, डेट के चक्कर में फंसते चले गए। तो वही यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि जो फार्मर्स थी उनकी जो पोजीशन थी बहुत बैकवर्ड हो गई थी। फार्मर्स वर वेरी पुअर, दे डोंट हैव एनी अमाउंट टू इन्वेस्ट फर्दर इन एग्रीकल्चर। उनके पास अमाउंट नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके एग्रीकल्चर में। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या क्लियर कर रहे हैं कि इन्हीं सभी बातों की वजह से एग्रीकल्चर इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश राज में, इसे क्या बोलेंगे, जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जमींदार्स जो थे ना वो मेन, उन्हीं का रोल है, वो ऑनर है, और वो लैंड रिवेन्यू किससे कलेक्ट कर रहे हैं, फार्मर्स से। और वो एक्सट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा करते, बहुत ज्यादा रिवेन्यू लेते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं रीजन, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे अब कमर्शियलाइजेशन का मतलब है, सपोज अभी फार्मर कल्टीवेशन कर रहा है, कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जैसे अभी हमने देखा था कि सब्सटेंस फार्मिंग हो रही थी ना, कि खेती बाड़ी हो रही है सेल्फ कंजप्शन के लिए। अब ये फोर्स कमर्शियलाइजेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कमर्शियल कल्टीवेशन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो कल्टीवेशन हो रहा था सेल्फ कंजप्शन के लिए, और अब फार्मर्स को फोर्स किया गया कि शिफ्ट कर जाओ। कहाँ शिफ्ट कर जाओ, कल्टीवेशन करो फॉर मार्केट, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो, मार्केट के लिए गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जो कि मार्केट में, जिनकी डिमांड हो, मार्केट में सेल किए जा सके। तो इस चीज के लिए जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको फोर्स किया गया था। मेनली अगर इसमें हम बात करें तो मेन पॉइंट क्या आता है, इसमें हुआ था इंडिगो का कॉन्सेप्ट आया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है
उन्होंने फार्मर्स को बोला कि इंडिगो का प्रोडक्शन करो, क्योंकि जो इंडिगो है, जो नील है, उसकी रिक्वायरमेंट थी इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग ब्लीचिंग के लिए। तो अब अगर इंडिगो की बात करें, इंडिगो का अगर प्रोडक्शन जिस लैंड पर हो रहा है तो वो लैंड जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद फिर वहां पे जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। फिर अब पॉइंट क्या आ गया कि इंडिगो का अगर प्रोडक्शन होगा तो फार्मर्स इसका कंजप्शन तो नहीं कर सकते ना। और फिर वही बात है कि अब अगर इंडिगो का प्रोडक्शन हो भी रहा है, चलो मार्केट के लिए बना रहे हैं, तो बेनिफिट भी कौन ले रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट बेनिफिट ले रही है। फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स को तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। तो वही यहाँ पे फिर जो फार्मर्स हैं, अब उनके पास पहले तो चलो वो फूड ग्रेन्स बना लिया करते थे, उसका सेल्फ कंजप्शन भी कर लेते थे, लेकिन अब फूड ग्रेन्स वो नहीं बना पा रहे, तो अब उनको अपना सर्वाइवल भी तो करना है फार्मर्स को। तो सर्वाइवल करने के लिए वो क्या करेंगे? लोन लेंगे, लोन में फंसते चले जाएंगे, लोन इनडेटनेस वाला यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लोन लेंगे, एक लोन ले रहे हैं, फिर एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन, फिर उस पर इंटरेस्ट भी। तो फार्मर्स की कंडीशन और ज्यादा बेकार होती गई। अब जब फार्मर्स की कंडीशन ही ऐसी है, फार्मर्स इतने पुअर हैं, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है ओवरऑल, हम ब्रीफली बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, स्टेग्नेशन थी। स्टेग्नेशन का सेंस क्या है कि कोई खास चेंज नहीं आया, वैसे के वैसे ही हम रह गए। मतलब वही सब बातें, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर का कोई ग्रोथ नहीं हुआ, पिछड़ापन है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट पढ़ के तो यही कंक्लूजन निकलता है, वी कैन कंक्लूड दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज वेरी बैकवर्ड एंड स्टेग्नेशन वाज देयर। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे इसके बाद कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी एग्रीकल्चर का हमने समझा, एग्रीकल्चर का देखा था कि कैसे उसकी सिचुएशन थी। अब हम देखेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या सिचुएशन थी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक तो इसमें पॉइंट बनेगा कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका डीके हो गया। जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था इंडिया पर, उससे पहले क्या था कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली हुई थी, काफी ज्यादा डिमांड में रहते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा था और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी बनाई कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बिल्कुल बंद करना है, उनका डीके करना है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डीके हुआ, तो वो सारे पॉइंट अब हम समझने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में, कि कैसे डीके किया गया, कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया गया। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब ये डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव वाली नीति, एक ऐसी पॉलिसी जो कि बिल्कुल पक्षपात वाली थी। इस पॉलिसी में क्या किया गया कि जो ब्रिटिशर्स है, जैसे उस टाइम पे जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो ब्रिटेन में वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज में चेंज आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था रॉ मटेरियल, और उनको क्या चाहिए था कि उनके जो अब रॉ मटेरियल चलो मिल जाए कहीं से, तो फिर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट भी चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहां पे जाकर उसे बेच सके। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया को एक्सप्लॉइट करा, इंडिया को यूज करा। कैसे यूज करा, इंडिया को बना दिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और इंडिया को बना दिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब यहाँ से ये पॉइंट बना कि जैसे अब बात क्या हुई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जब हम बात करें, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, अगर इंडिया ब्रिटेन को गुड्स सॉल्व करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट भी किसका कर रहा है, रॉ मटेरियल का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं, टैरिफ फ्री। टैरिफ क्या है यहाँ पर, टैरिफ का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब गुड्स का होता है तो उस टाइम पर टैक्स लगता है, उसे टैरिफ बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी बनाई कि अगर इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना ब्रिटेन का, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। बट वहीं अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट का और अदर कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट हो तो हाई ड्यूटी, हाई टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ तक, वो उनका तो एक्सपोर्ट मतलब अब हो ही नहीं रहा, क्योंकि क्यों उनके एक्सपोर्ट को खत्म कर दिया गया, क्योंकि टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने से जो गुड्स हैं वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं।
तो अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जब उनकी डिमांड, ना तो उनकी डिमांड जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में भी नहीं है, और साथ ही साथ डिमांड जो है यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे भी खत्म कर दी। वो कैसे करी अभी समझेंगे। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ की इंडस्ट्रीज का काम बिल्कुल बंद, उनको क्या करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, डिमांड ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। फिर यहाँ से तो एक पॉइंट तो ये बना कि एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन के साथ रॉ मटेरियल का, तो टैरिफ फ्री, नो टैक्स। फिर अगर इंडिया, अब इंडिया को क्या बना दिया, इम्पोर्टर, इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ब्रिटिश से अगर फाइनल गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, इंपोर्ट अगर इंडिया कर रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं। तो ये इन्होंने पॉलिसी बनाई थी डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ तक लिमिटेड हो गया, ब्रिटेन तक। और जो अगर इंडिया पहले एक्सपोर्ट करता था इतने सारी कंट्रीज के साथ, वो सारा बंद हो गया, क्योंकि अगर इंडिया किसी और देश को एक्सपोर्ट करे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डीके हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट, जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था उससे पहले जो नवाब्स हुआ करते थे, एम्परर्स से प्रिंसेस, प्रिंस हुआ करते थे, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ, उन्होंने प्रिंसली कोर्ट्स को, जो प्रिंसली कोर्ट्स हैं उनको एकदम खत्म कर दिया, उनका एंड कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यही चाहती थी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी डेवलप ना कर पाए, क्योंकि वो ऐसा क्यों चाह रहे थे, वो चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज ना हो। इंडस्ट्रीज कहाँ पे हो, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं ना, उसकी डिमांड कहाँ हो, इंडिया में। तो इसी वजह से जब ब्रिटेन की बनी बनाई गुड्स अगर इंडिया में आए, इंडिया में आने लगे थे, तो फिर जो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी तो खत्म हो गई ना, क्योंकि ब्रिटेन गुड्स बहुत चीप थे, मशीन मेड थे, तो वो सारे पॉइंट बनेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या, प्रिंसली कोर्ट्स का जो है वो हो गया था डिसअपियरेंस, क्योंकि जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे डिफरेंट कंट्रीज पे, उनका मतलब रूल था, तो वो क्या करते थे, वो प्रेफर करते थे हैंडीक्राफ्ट को, उसे प्रमोट करते थे, उसका यूज करते थे। और इसी वजह से जो है हैंडीक्राफ्ट को फिर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिली थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा कोई मेन एम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डीके हुआ, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब फिर वही बात आ गई, इंडिया क्या बन गया था, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। कहाँ से आ रहे थे फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स आ रहे थे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कहाँ पे आ रहे हैं ये, इंडिया में। तो अगर इंडिया में ब्रिटेन इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो वो कैसे थे, उनकी कॉस्ट कम थी, सस्ते थे, मशीन मेड थे और अच्छे अट्रैक्टिव थे। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ, कंपटीशन करना मुश्किल हो गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, और मतलब कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनका काम बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ये इतने सही गुड्स से, फाइनल गुड्स ये सस्ते थे। तो अब जो इंडियन पब्लिक है वो भी जो है ब्रिटिश मेड गुड्स की डिमांड कर रही थी, तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की डिमांड तो खत्म ही हो गई ना, कंपटीशन करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट थे वो उनका प्राइस ज्यादा था, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे एज कम्पेयर टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब क्या होगा ना, क्योंकि जब ब्रिटेन से इंडिया में फाइनल गुड्स आ रहे हैं, अब ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो अट्रैक्टिव है, उनका प्राइस भी कम है, तो जो इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो पब्लिक है, उनकी डिमांड में चेंज आने लगा, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे। ब्रिटिश मेड जो गुड्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया गया। उनको प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो ब्रिटेन मेड गुड्स हैं वो प्राइस में कम है, अट्रैक्टिव है, तो फिर डिमांड तो हम उन्हीं चीजों की करते हैं ना जिसका प्राइस लेवल कम हो और जो चीजें अट्रैक्टिव हो, क्वालिटेटिव हो, टेक्नोलॉजी में अच्छी हो, तो वो सारी बातें। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डिमांड तो बिल्कुल गायब सी हो गई। इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट का क्या हो गया, डीके हो गया, क्योंकि डिमांड का पैटर्न बदलने लगा था। डिमांड जो है हमारी डेविएट हो गई और वो किस तरफ शिफ्ट हो रही है, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डिमांड अब की जा रही थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा काम किया था, इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा ना, उसमें भी उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था कि आसानी से इंडिया से आसानी से रॉ मटेरियल जो है बाहर ब्रिटेन में जा सके,
और वहां से फिर जैसे ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हैं वो इजीली इंडिया में आ सके। तो रेलवेज को भी ब्रिटिशर्स ने इसीलिए इंट्रोड्यूस करा, उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। अब रेलवेज आने से वही बात हो गई ना, इंडिया और ब्रिटेन के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हो गया। इसी वजह से फिर अब क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हमारी इंडस्ट्रीज का काम तो बंद होना ही था, क्योंकि अब आसानी से जो ब्रिटेन के फाइनल गुड्स हैं जो कि अट्रैक्टिव हैं और जो कि मतलब उनका प्राइस भी कम था, मशीन मेड थे, वो आसानी से इंडिया में आने लगे। तो इसी वजह से फिर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनका काम बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल हो गए शट डाउन। और इसका रिजल्ट क्या निकला, हैंडीक्राफ्ट का हो गया डीके। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया बन गया था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये पोजीशन बना दी थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं होने देना, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, वहां पे रॉ मटेरियल भी मिलता रहे और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करें, इंडिया में आके ही बेचेंगे। ठीक है, तो ये अभी टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।